चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल कितना आया है? 0.63 पे रेकरिंग। ध्यान से देखिएगा, अगर इसको आप दशमलव में आइएगा, यहां जीरो बिठाइएगा तो कितना होगा? 0.6 बार में, है ना। उसके बाद 11 तिहाई 33, फिर 11 छाके 66, फिर 11 तिहाई 33, इस तरह से 6363 का रिपीट होते जाएगा। तो जो संख्या रिपीट होता है उसके ऊपर रेकरिंग आप लगा देते हैं, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अब देखिएगा, कौन सी ऐसी सबसे बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या का बात की है। तो बड़ी संख्या का बात जैसे ही करे तो समझ जाइए कि एचसीएफ का बात कर रहा है, मौसो का बात कर रहा है, जिसे 411, 752 और 1031 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचता है। यानी कि उस सबसे बड़ी संख्या से 411 में भाग दीजिएगा तो 8 शेष बचेगा, 752 में भी भाग दीजिएगा तो 8 शेष बचेगा, और 1031 में भी भाग दीजिएगा तो 8 शेष बचेगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या तो हमें पूरी तरह विभाजित कर देता है। तो पूरी तरह विभाजित कब होता है? जब आप शेषफल को घटा दीजिएगा। तो घटा दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 403 हो जाएगा, है ना। आप इसमें से भी इसके शेषफल को घटा दीजिए, तो 752 में से 8 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 749, ये कितना हो जाएगा? 8 4 12, 4 44 हो जाएगा ना। और 1031 में से भी 8 घटाइएगा तो ये आपका 1023 हो जाएगा। अब ये तीनों संख्या बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित हो जाएगा कि नहीं? तो इसका यानी कि मौसो आप लीजिए। मौसो क्या होता है कि जिसके बीच का अंतर सबसे कम होगा वही मौसो होगा, या उसका कोई गुणनखंड। तो आप यहां पर अंतर देखिए कि ये 341 का अंतर है, और यहां पर देखिएगा कम का अंतर है। तो अंतर इस दोनों का ही लीजिए। अंतर बताइए तो कितना होगा? 4 से ये 9 हो जाएगा, है ना। ये आपका 1 है तो 7 हो जाएगा। 1023 में से आप 744 घटाइए तो ये 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 में से 7 गया 2 हो जाएगा, ये 279 हो जाएगा। ठीक है, 279 हो जाएगा। और इसका अंतर तो ज्यादा होगा, है ना। तो अंतर या तो 279 ही आपका मौसो होगा या इसका कोई गुणनखंड। तो आप बताइए कि ये 8 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो ये तो मौसो नहीं हो सकता। 11 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं मौसो हो सकता है। 21 से कट रहा है क्या? 21 से कम 21 6 नहीं कट रहा है। तो आपसे क्या बोला है कि ये 9 से 9 बार में कट जाएगा 31 से। तो किससे कट रहा है? 31 से। तो यानी कि मौसो आपका 31 हो गया। तो बड़ा से बड़ा संख्या क्या हो गया? आपका 31 हो गया। तो मौसो क्या होता है? हमेशा छोटा अंतर होता है, या तो छोटा अंतर होगा या उसका कोई फैक्टर होगा, वही मौसो होगा, है ना। भाग विधि से निकालने में ज्यादा टाइम लगेगा। आप ये तो सब किए होंगे। आप बताइए, ये 225 का वर्गमूल कितना? 15। 15 154 में जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा? 169। 169 का कितना? 13। 13 जोड़िएगा 108 में तो 121। 121 का 11। 11 में 25 जोड़िएगा 36। 36 का 6। 10 प्लस 6 16। 16 का वर्गमूल कितना? 4 हो जाएगा, है ना। तो अंदर वाले वर्गमूल से करते चले जाना है।
देखिएगा, एक कक्षा में 28 लड़की और कुछ लड़कियां हैं। लड़का का संख्या दिया हुआ है 28, लड़की की संख्या आपको नहीं दी हुई है। एक परीक्षा में लड़कों के द्वारा प्राप्त औसत अंक जो है 12.5 है। लड़का के द्वारा प्राप्त औसत अंक जो है, बॉयज को बी से डिनोट कर दीजिए, उसका औसत अंक 12.5 है। जबकि लड़की के द्वारा जो प्राप्त औसत अंक है वह 14.5 है। और लड़का और लड़की सभी को मिला दीजिए तो औसत 13.1 हो जाता है। तो आपसे क्या पूछा है, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? छात्र की संख्या निकालने के लिए आपको लड़का का संख्या तो दिया हुआ है 28 है लड़का का संख्या। अगर लड़की की संख्या आपको पता चल जाए तो 28 में लड़की की संख्या जोड़ दीजिएगा तो टोटल छात्र का संख्या निकल जाएगा, है ना। यहां पर एलिगेशन लगाइएगा तो आप क्या कीजिएगा, सब जगह से दशमलव हटा दीजिए, दशमलव हटा दीजिए। तो सभी का औसत जो है, औसत को आपस में घटा रहे हैं, तो रेशियो किस चीज का निकलेगा? लड़का और लड़की के संख्या का औसत निकलेगा। कहा कि जो चीज एलिगेशन में लेते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में निकलता है, उसी का रेशियो आता है। तो औसत जो होता है हमेशा क्या होता है? औसत जो होता है हमेशा योग बटे में संख्या होता है। तो यानी कि औसत किसके रिस्पेक्ट में निकलता है? संख्या के रिस्पेक्ट में। तो यहां जो रेशियो जो आएगा, लड़का का संख्या और लड़की की संख्या का रेशियो आएगा। तो संख्या का यहां पर रेशियो आएगा। आप बताइए, इसको घटाइएगा, 145 में से 131 घटा दीजिए, 14 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आप बताइए, एक्चुअल में जो यह है लड़का का संख्या कितना है? 28। तो 14 से 28 हो रहा है, यानी कि 2 गुना हो रहा है। तो आप बताइए 6 से भी 2 गुना होगा कि नहीं? तो 12 हो जाएगा। 28 12 का योग कितना? उस 40 छात्र हैं टोटल कक्षा में। तो एलिगेशन में हमेशा ध्यान में रखिए कि जिसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है उसी का रेशियो निकलता है ना। तो यहां पर आप सभी का औसत लिए, औसत किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है? जिस चीज का आप औसत निकाल रहे हैं उसके संख्या के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर टोटल छात्र का संख्या क्या हो जाएगा? लड़का का औसत है तो लड़का का संख्या, लड़की का औसत है तो लड़की की संख्या। इस तरीका से बनाइएगा तो आपका कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगा। देखिएगा, एक बॉक्स में 3 अलग अलग पुराने सिक्के 3, 5, 7 के अनुपात में, सिक्के की संख्या का अनुपात जो है वह कितना है? 3 है, 5 है और 7 है। ठीक है। और सिक्का किस तरह का है? 1 रुपया वाला, 5 रुपया वाला और 10 रुपया वाला। यानी कि ये 1 रुपया वाला सिक्का है, ये 5 रुपया वाला सिक्का है और ये 10 रुपया वाला सिक्का है। ठीक है। बॉक्स में रखे सिक्के की कुल कीमत जो है 882 है। तो टोटल वैल्यू यहां पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? कीमत का वैल्यू दिया हुआ है टोटल। तो आप यहां पर से कीमत का रेशियो निकाल लीजिए, तभी तो कंपैरिजन कीजिएगा। तो कीमत का रेशियो निकल नहीं जाएगा। 1 रुपये का सिक्का है, 3 गो सिक्का है, तो कितना मूल्य उसका हो गया? 3 रुपया हो गया, है ना। 5 रुपये का सिक्का है, 5 गो सिक्का है, तो कितना हो जाएगा? 25 रुपया हो जाएगा। और 10 रुपये का सिक्का है, 7 गो सिक्का है, 70 हो जाएगा। तो टोटल मूल्य कितना हो गया? 95 3 98। जबकि सवाल में दिया हुआ यह मूल्य कितना है? 882 है। तो कितना गुना है? 9 गुना है। तो आपसे क्या पूछा है? 10 रुपये की सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। 10 रुपये की सिक्के की संख्या अनुपात में कितना है? 7 है। तो ये 7 यूनिट कितने के बराबर? 9 गुना ले लीजिए, 63 के बराबर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर पहला सही है आपका। चलिए नेक्स्ट।
देखिएगा 8,000 रुपये के कुछ भाग को 4% तथा शेष भाग को 5% की दर पर लगाया। ठीक है। निवेश से उसे वार्षिक ₹350 की आय प्राप्त होती है। निवेश से उसे वार्षिक ₹350 की आय प्राप्त होती है। तो निवेश में दोनों भाग का अनुपात, ये तो बहुत आसान है। 8,000 रुपया का आप ₹350 एक वर्ष में आप ब्याज पा रहे हैं, तो किस रेट से ब्याज पा रहे हैं वह निकाल लीजिए। तो रेट बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100। मूलधन कितना है, 8,000 रुपया। एक वर्ष में आपका इतना ब्याज पा रहे हैं आप, तो समय एक वर्ष हो गया। तो आप बताइए यहां से आपका रेट कितना हो गया, 35/8%। यानी कि टोटल मूलधन 8,000 रुपया पे कुल आपको रेट कितना मिला, 35/8% मिला। अब देखिएगा कुछ भाग जो है 4% के रेट पर, यानी कि मान लीजिए उस पहले भाग को 4% के रेट पर, और जो शेष बचा दूसरा भाग है उसको 5% के रेट पर, दोनों मिलाकर देखा गया तो वह कितना प्रतिशत का रेट है, 35/8% का रेट है। तो जब भी बटा में आ जाए तो हर से सब में गुना कर दीजिए। तो इसका हर 8 है, तो 8 से इसमें भी गुना कर दीजिए, 8 से इसमें भी गुना, 8 से इसमें भी गुना। तो फाइनली ये क्या हो गया, ये 32 हो गया, ये 40 हो गया, और ये कितना हो गया, 35 हो गया। तो किस रेशियो में 8,000 रुपये की राशि को लगाए थे वह निकल के आ जाएगा, 5 और 3 के रेशियो में, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। एलिगेशन एक ऐसा मेथड है कि जो आपके सवाल को बहुत आसान बना देता है। सिर्फ आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन से सवाल में एलिगेशन लग रहा है। चलिए नेक्स्ट करेंगे। आसान ही आज लग रहा है सेट, ठीक ठाक। देखिए एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक का जरूरत है, वह 30 अंक प्राप्त करता है और 30 अंक से फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो आप बताइए जस्ट पास होने के लिए उसको कितना अंक चाहिए। तो 30 अंक तो ला ही रहा है, 30 अंक से फेल हो गया तो और 30 अंक ले आता तो ये पास हो जाता कि नहीं। अब पास होने के लिए कितना प्रतिशत अंक का जरूरत, 30%। यानी कि 30% का वैल्यू कितने के बराबर, 60 के बराबर। तो 1% का वैल्यू कितने के बराबर, 2 के बराबर। तो अधिकतम अंक का मतलब क्या, 100% आपसे पूछा है, 200 है कि नहीं जी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। देखिएगा एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% का कटौती कर दिया गया। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना है, यानी कि जो कटौती करने से पूर्व जो उसका मजदूरी था फिर से उसी मजदूरी पर लाना है, तो उसे कितना वृद्धि करना पड़ेगा। तो आप बताइए किसी व्यक्ति का मजदूरी अगर 100 था तो उसका कटौती अगर 20 से कर दिए तो कितना मजदूरी हो गया, 80। अब इस कटौती हुए मजदूरी को फिर से आप उसी मजदूरी पर लाना चाहते हैं, तो 80 को 100 बनाइए। बनाने के लिए कितना से ज्यादा करना पड़ेगा, 20 से ज्यादा। 20 से ज्यादा है तो कितना में, 80 में प्रतिशत पूछा है, 100 से गुना, तो 25% हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। चलिए नेक्स्ट, इसका कितना आया,
25% लाभ। तो ऑप्शन इसमें क्या मारिएगा आप, ये वाला मारिएगा ना। हाँ, तो कभी रेलवे में इस तरह के पैटर्न पे देता है आपको ऑप्शन, दे देगा 4 ऑप्शन है नीचे में, तब आपको बोलेगा कुछ चूज करने के लिए। तो अगर ये आप चूज कर लिए तो समझ जाइए कि आप सी यहां पर तीसरा नंबर चूज कर रहे हैं। तो सी किसमें है वो चूज करना है आपको, है ना। देखते हैं पहले 5 कारों का क्रय मूल्य, 5 कार का क्रय मूल्य यानी कि 5 का सीपी 4 कार के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये बराबर है 4 के एसपी के बराबर। तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लीजिए। जब रेशियो निकालिएगा तो 4-5 का रेशियो आएगा। 4 का चीज 5 में बेच रहे हैं, लाभ हो रहा है कितने का, 1 का लाभ हो रहा है। इसलिए लाभ प्रतिशत, लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य, ये 25% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट, एक दुकानदार अपनी वस्तुएं 10% छूट पर बेचने का दावा करता है। छूट किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है ना। और वह प्रत्येक वस्तु की लागत को 20% बढ़ाकर अंकित करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर लागत मूल्य सीपी 100 रुपया है तो अंकित उस पे वह कितना करेगा, 20% बढ़ा के, यानी कि 120 रुपया अंकित करेगा। अब इस पे छूट दे देता है 10% का छूट, तो एसपी कितना हो गया, 10% का छूट यानी कि 12 रुपया कम, यानी कि 108 रुपया में बेच दिया। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 100 रुपया में का चीज 108 में बेच रहे हैं तो 8% का ना लाभ होगा। 100 में जितना लाभ होता है उतना प्रतिशत होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। चलिए नेक्स्ट, इसका कितना आया, 12,000। चलिए देखिए, एक व्यक्ति वार्षिक ब्याज की दर 4.7/8 से 5.1/8 तक बढ़ता है। तो कितना बढ़ता है पहले प्रतिशत में ये निकाल लीजिए। तो 5.8/1/8 का मतलब क्या हुआ, 8 पंचे 40, 41 माइनस कीजिए, ये कितना है 8 चौके 32, 7 39/8, है ना। इतना प्रतिशत से बढ़ने के बाद उसका आय रुपया में कितना बढ़ जाता है, 30 बढ़ जाता है। तो प्रतिशत वृद्धि तो यही ना है। आप बताइए यहां से ये कितना हो जाएगा, 2/8, कितना का वृद्धि हो रहा है, 41/8, 8 चौके 32, 2/8 यानी कि 1/4% बराबर जो है 30, है ना। इसलिए 100% का वैल्यू पूछा है आपसे, पूंजी तो 100% होगा ना। 30 बटे में 1/4 गुना 100, 4 ऊपर चला जाएगा, 12,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। चलिए नेक्स्ट, अब बताइए कि छमाही चक्रवृद्धि पर
20% वार्षिक की दर से 10,000 रुपये निवेश किए जाते हैं तो 18 माह के बाद राशि होगी, यानी कि मिश्रधन पूछा है। आप बताइए कि अगर छमाही हो रहा है तो रेट क्या हो जाता है? हाफ हो जाएगा, यानी कि 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि अगर 10 आपका मूलधन है तो 1 रुपये का ब्याज मिलेगा तो कितना मिश्रधन हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ये पहले साल के लिए हुआ। इस तरह से 18 माह, यानी कि 6 माह, 18 माह में कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। तो यानी कि ये दूसरी छमाही में भी 10 से 11 होगा, तीसरा छमाही में भी यह 10 से 11 ही होगा। ये आपस में गुना कीजिएगा तो ये 1000 हो गया, ये 11 का क्यूब 1331 हो गया। एक्चुअल में पूंजी जो है वह कितना है? 10,000 रुपया। तो ये इसका कितना गुना है? 10 गुना है। तो इसका भी 10 गुना ले लीजिए ना, 1331 जीरो आपका आ जाएगा 13,310। तो बहुत ही आसान था। क्या ट्री भी लगा दिए थे क्या? कोई बात नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा, पी एक काम को क्यू की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है। पी जो है क्यू के अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है, यानी कि क्यू जो है 1 से काम करता है तो ये इसका 4 गुना तेजी से काम करने का क्षमता का रेशियो आ गया पी और क्यू में। काम को समाप्त करने में क्यू पी की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है। तो कैपेसिटी का उल्टा होता है समय का रेशियो। जिसका कैपेसिटी ज्यादा उसको समय कम लगेगा, जिसका कैपेसिटी कम उसको ज्यादा समय लगेगा। तो कैपेसिटी 4:1 है तो टाइम का रेशियो 1:4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? यहां पर कहता है क्यू को पी की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है। सवाल में दिया हुआ है क्यू को पी की अपेक्षा 3 दिन अधिक लेता है। तो 3 यूनिट कितने के बराबर? 27 के बराबर। कितना गुना? 9 गुना। तो आप बताइए पी को लगा समय कितना गुना होगा? 9 गुना होगा। क्यू को लगा समय भी कितना होगा? 9 गुना होगा, 36। कहता क्या है कि काम को कितने दिन में समाप्त करेगा जब एक साथ मिलकर काम करे। तो यहां से पहले आप टोटल वर्क ले लीजिए, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। डायरेक्ट आप लिखिए, ये अगर 9 दिन में काम खत्म करता है 4 के कैपेसिटी से, कहने का मतलब क्या हुआ? एक दिन में 4 काम करता है, उसी तरह से वह 9 दिन तक काम किया तो टोटल वर्क कितना हो गया? 36 हो गया कि नहीं? या क्यू का देखिएगा, 1 के कैपेसिटी से काम करेगा कितना दिन तक? 36 दिन तक। तो 36 हो गया टोटल वर्क, है ना? टोटल वर्क 36 है, दोनों मिलकर इफिशियंसी कितना? 5। तो दोनों को मिलाकर लिया गया समय निकल के आ जाएगा 36/5। 5×7=35, 7.1/5। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ये तो लग रहा है बहुत ही आसान था जी आज। नहीं जी, बहुत आसान हो गया है। क्या है कि इतना तेजी में 13 क्वेश्चन नहीं होता। हो सकता है आगे कुछ हो, नहीं है कुछ आज। चलिए तब देखते हैं। देखिएगा इसका कितना किए, कितना दिन आया? 20। चलिए देखते हैं कि 10 आदमी का एक समूह किसी दीवार को 12 दिन में बनाता है। अगर 10 आदमी का समूह को लगा दिया जाए तो 12 दिन में काम उस दीवार को बना देगा। 6 आदमी जिनमें से प्रत्येक पहले समूह के लोगों से आधा काम करने में सक्षम है,
इस दीवार के 3/5 के हिस्से को कितने दिन में बनाएगा, यह आपसे पूछा है। देखिएगा 10 आदमी है, अगर ये पूरा का पूरा 12 दिन काम करे तो 3/5 का मतलब क्या होता है, अगर टोटल 5 दीवार का हिस्सा आपको बनाना है तो 5 दीवार का हिस्सा बना दीजिए, टोटल काम ये हो गया, है ना। अब क्या कहता है, अगर 6 आदमी जो है इसके आधे इफिशियंसी से, तो मान लीजिए कि इसका इफिशियंसी जो है 2 का इफिशियंसी है, 2 के इफिशियंसी से 10 आदमी काम करेगा तो 12 दिन में दीवार का 5 भाग कंप्लीट कर देगा। लेकिन अगर 6 आदमी दूसरे समूह का लगता है तो इसका अगर उसका आधा का इफिशियंसी है तो ये 2 के इफिशियंसी से था, तो ये कितने के इफिशियंसी से, 1 के इफिशियंसी से कितने दिन में बना देगा। अगर ये 5 बनाता है तो ये कितना बनाएगा, 3 बनाएगा। हाँ फिर आया तो ये आपस में बराबर होगा कि नहीं, है ना। तो यहां से डी का वैल्यू निकाल दीजिए ना। अगर आप देखिएगा 5 दूना 10, 3 दूना 6, 2 से 2 कट गया तो डी बराबर कितना हो गया, 24 दिन आया जी। आधा सक्षम था तो ये देखना था आपको, सिर्फ 6 आदमी से काम नहीं चलता। यही चीज तो होता है क्या, आपका 12 आ गया था 12, अच्छा 12 तो ऑप्शन में है नहीं वैसे। इसको 1 लीजिएगा तो इसको आधा लेना पड़ेगा तब, है ना। इसको 2 लीजिए तो इसको 1 लीजिए, इसको 4 लीजिए तो इसका आधा 2 ले लीजिए, कुछ भी मानिए। तो वर्ग को हमेशा नीचे रखिए। किसी टैंक को समान क्षमता वाले 15 पंप 7 दिन में भर देते हैं। 15 पंप जो है टोटल 7 दिन में भर दिया, तो टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंप की आवश्यकता, अतिरिक्त पंप पूछा है, यानी कि 15 पंप के अलावा कितना और पंप चाहिए। तो मान लीजिए ना टोटल x पंप चाहिए, इसको भरना कितने दिन में, 5 दिन में। 5 से कितना हो गया 15, तो x बराबर कितना हो गया 21 हो गया। 21 टोटल पंप लगा, तो अतिरिक्त कितना लगा, 6 ही ना लगा एक्स्ट्रा। 21 कैसे बोल दिए, यही सब में सिली मिस्टेक होगा। आपको 21 भी दिया हुआ है ऑप्शन में, अतिरिक्त पूछा है। हाँ, और उस समय बहुत ज्यादा दिक्कत फील होगा। नहीं, ये बार बार चीज अगर गलती होगा ना तो इससे सीख जाइएगा। ठोकर लगने से ही लोग सीखता है। यहां पर गलती हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन वहां नहीं होना चाहिए गलती। गलती कीजिएगा तभी तो सीखिएगा। चलिए इसका कितना है देखिएगा, 4 देख लेते हैं। रामलाल 9 किलोमीटर की गति से 18 किलोमीटर दौड़ता है। 18 किलोमीटर दौड़ा 9 किलोमीटर की गति से। पूरे दौड़ सत्र में, पूरा दौड़ अगर वह 6 के औसत गति से करना है, उसका औसत गति 6 करना है, तो अगले 3 घंटे में किस गति से दौड़ने की आवश्यकता। अभी फिलहाल वह 9 के रफ्तार से दौड़ रहा है। 9 के रफ्तार से 18 किलोमीटर दौड़ जाता है, तो 18 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लिया, 18/9। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल, यानी कि 2 घंटा का समय लिया। ठीक है। औसत गति 6 करने के लिए उसे अगले 3 घंटे में, यानी कि इस 2 घंटे के अलावा जो अगला 3 घंटा दौड़ना है,
उसको क्या गति रखना पड़ेगा कि टोटल दूरी का औसत गति 6 हो जाए। तो औसत गति आपको दिया हुआ है, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर जो होता है वह क्या होता है, तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी अब बटे में लगा कुल समय, यही ना होता है एवरेज स्पीड। तो आप बताइए कि एवरेज स्पीड हमको करना कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कुल दूरी, पहले तो हम कितना किलोमीटर दौड़ चुके हैं, 18। अब जो है आगे मान लीजिए x किलोमीटर दौड़ना है, तो कुल समय कितना, ये 2 घंटा, अगला 3 घंटा, तो 2 + 3 5 घंटा। तो यहां से देखिएगा 5 छाके 30, 30 में से 18 चला गया, 30 में से 18 चला गया, कितना बचा 12। यानी कि अगला 12 किलोमीटर वह कितने घंटे में, 3 घंटे में। तो चाल क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। अगला 12 किलोमीटर 3 घंटे में, तो 4 के रफ्तार से दौड़ेगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही। लक है। क्लियर है। आगे बढ़े। चलिए, एक नाव नदी के बहाव के साथ साथ कोई दूरी चलने में, बहाव के साथ साथ चल रहा है, तो चाल अगर आप नाव की चाल x मानते हैं, धारा की चाल y मानते हैं, तो धारा के साथ नाव की चाल क्या हो जाएगा, x + y। ठीक है, 3 घंटे का समय लेता है। नदी के बहाव के विपरीत, तो विपरीत क्या हो जाता है, x - y। यह दूरी चलने में कितना घंटा, 9 घंटा लेता है। तो शांत जल में यदि नाव की चाल आपको x दिया हुआ है कितना, 4 किलोमीटर, तो y का मान आपसे पूछा है, यानी कि धारा का वेग क्या होगा। आप बताइए, धारा के साथ चल रहे हैं या धारा के विपरीत चल रहे हैं, दूरी तो वही चल रहे हैं ना, बराबर ही दूरी चल रहे हैं, तो दूरी को बराबर कर दीजिए। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो नाव धारा के साथ चलेगी, तो चाल हो जाएगा 4 + y। दूरी बराबर चाल गुना समय, समय कितना ले रहा है, 3 घंटा। यही दूरी धारा के विपरीत चलेगी, ये आपका 4 है -y, कितना घंटा ले लेता है, 9 घंटा ले लेता है। यहां से y का वैल्यू निकाल लीजिए, 3 हो गया, तो 4 + y बराबर 12 - 3y, 3y में से y जुड़ जाएगा, तो 4y हो गया। 4y बराबर 8 ना, 4 उधर जाके घट जाएगा 8, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इनमें से कोई नहीं होगा, 2 ही आएगा। उसी केबिन में घुसा क्या जी, नेवला। चलिए नेक्स्ट, इसका तो सब कोई किए होइएगा। ये देखिए 1 से स्टार्ट होता है और जहां तक जाता है, फिर घटकर अगर 1 तक ही आ जाए, तो ये बीच वाले का स्क्वायर ही इसका योग होता है। मैक्सिमम जहां तक जाएगा उसका स्क्वायर ही उसका योग होता है। तो कितना हो जाएगा,
2500 हो जाएगा, है ना। एक से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम जहां तक जाए, अब फिर वहां से घटते क्रम में एक तक आ जाए, तो मैक्सिमम का स्क्वायर ही ऐसे श्रृंखला का योग होता है। क्या क्या चीज? नहीं, ये प्लस का है, माइनस रहेगा तो फिर तो योग हुआ कहां, ये वो तो अंतर होगा, वो अलग होता है। ठीक है, सिर्फ प्लस के लिए आपको बोले। अब ध्यान से देखिए, ये आपका क्वाड्रेटिक एक चर वाला आपका इक्वेशन, रेखिक इक्वेशन इसको बोलते हैं, है ना। ये क्वाड्रेटिक तो हुआ नहीं, रेखीय समीकरण बोलते हैं जिसमें मैक्सिमम पावर एक हो, है ना। तो पहला समीकरण क्या है आपका? 20x 12 पॉइंट, अच्छा ठीक है देख लेते हैं, प्लस 5y अब प्लस 11, ये 0 के बराबर। दूसरा इक्वेशन क्या है? 50x माइनस KY माइनस 9, ये 0 के बराबर। कहता है कि कोई समाधान नहीं है, इसका मतलब हुआ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, कोई समाधान का मतलब इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो जब दो रेखीय समीकरण का कोई हल ना हो, तो यह आपका मान लीजिए कि A1 है, ये A2 है, ये आपका B1 है, ये आपका B2 है, और ये आपका C1 है, और ये आपका विथ साइन C2 है। तो A1 बटे में A2 इक्वल टू B1 बटे में B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे में C2। यही कंडीशन होता है किसी दो रेखीय समीकरण का नो सॉल्यूशन, कोई समाधान ना हो। तो आप बताइए A1 के जगह क्या दे दें? 20 बटे में A2 के जगह क्या दे दें? 50 बराबर, इसी दोनों को बराबर करना है तभी के का वैल्यू आ जाएगा। तो B1 के जगह कितना? 5 बटे में माइनस के हो जाएगा, यानी कि माइनस में आंसर आने वाला है आपका। ये 0 से 0 कट गया, 25 बटे 2, तो के बराबर 25 बटे 2 यानी कि 12.5, माइनस का आएगा 12.5। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है ना। तो नो सॉल्यूशन का, अगर रेखीय समीकरण दिया हुआ है, नो सॉल्यूशन बोला है, तो नो सॉल्यूशन का यही कंडीशन होता है। चलिए नेक्स्ट करें। कितना आया? 23। देखिए ना, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स स्क्वायर से भाग दे रहे हैं एक्स टू द पावर 4 में, तो जब इसमें भाग दीजिएगा इंडिविजुअली तो यह कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, अब एक्स स्क्वायर से भाग दीजिएगा 1 में, तो यानी कि 1 बटे में एक्स स्क्वायर, ये आपको 5 दिया हुआ है। तो फाइनली आपका जो वैल्यू निकालना है वह किसका? एक्स का पावर 4 से एक्स टू द पावर 8 में भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा? एक्स का पावर 4 प्लस 1 में भाग दीजिएगा एक्स का पावर 4 से, तो फाइनली तो इसी का वैल्यू निकालना है ना। तो आप बताइए, स्क्वायर से पावर 4 में जाइएगा तो कितना करना पड़ेगा? स्क्वायर फिर से करना पड़ेगा ना, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स पर पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स का पावर 4 प्लस 2 जो आएगा उधर जाके घट जाएगा, तो ये 5 का स्क्वायर माइनस 2, तो कितना हो जाएगा? 25 में से 2 गया 23 हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर अगर कीजिएगा ना, इसको जब तोड़िएगा तो +2ab में +2 आएगा, 2 उधर जाके घट जाएगा।
हाँ, लाइव देंगे कुछ दिन के बाद से। ये कुछ ही दिन तक है, उसके बाद यूट्यूब पे भी आना बंद हो जाएगा। देखिएगा, टेन थीटा √3 टेन थीटा बराबर 1 है, तो यहां से टेन थीटा का मान कितना आ जाएगा? टेन थीटा बराबर 1/√3। और 1/√3 किसका होता है? टेन 30 का, यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री है आपका, है ना। तो cos 2 थीटा का वैल्यू पूछा है। 2 थीटा का मतलब क्या? cos 60, 2 गुना 30 60 ही ना होगा। cos 60 1/2 होता है। तो ये तो याद रखना पड़ेगा आपको। ये हल्का वाला तो ट्रिग्नोमेट्री बन जाता है ना, ये सब बन जाएगा क्या? इसका कितना आया? 2। आप बताइए कि टेन अल्फा है √2 - 1। अगर आप इसके स्क्वायर का अंतर अगर 1 हो, याद रखिएगा ये तो हल्का डाटा है, कभी कभी भारी डाटा भी देगा। अगर इसके स्क्वायर का अंतर 1 हो तो इसका इन्वर्स जो होगा सिर्फ साइन चेंज कर देने पर इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो स्क्वायर का अंतर यहां पर देखिए तो कितना है? √2 का स्क्वायर कितना है जी? -1 का स्क्वायर कितना है? 1 है। तो यानी कि इनका इन्वर्स, टेन अल्फा का इन्वर्स उल्टा कॉट अल्फा। तो कॉट अल्फा क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ इसका साइन चेंज कर दीजिएगा, है ना। तो आप बताइए टेन अल्फा कितना है? √2 - 1 माइनस कॉट अल्फा कितना हुआ? √2 + 1 हुआ ना। तो ये कितना हो गया? √2 - 1 माइनस से गुना कीजिएगा, √2 प्लस माइनस माइनस, √2 से √2 कट गया तो कितना आ गया? -2 आंसर आएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर दो पद के स्क्वायर का अंतर 1 हो तो दिए गए संख्या, दिए गए टर्म का इन्वर्स जो होगा अपोजिट साइन ला के देगा। तो 1/10 कीजिएगा तो फिर परमयकरण कीजिएगा तो वही होगा ना। तो वहां से कॉन्सेप्ट ये सीख लीजिए। अब वो उतना आप नहीं कीजिएगा, आप डायरेक्ट कर दीजिएगा ना प्लस। तो समय 5 सेकंड बचा तो कम थोड़ा बचा। इसका बताएगा। चलिए, हाइट एंड डिस्टेंस है। आपसे बोला क्या है कि एक टावर का उन्नयन कोण समतल से 30 डिग्री है। उन्नयन कोण जो है समतल ये है आपका, तो उन्नयन कोण इसके शीर्ष से इसके एक बिंदु तक उन्नयन कोण है, यह आपका कितना डिग्री है? 30 डिग्री। कहता है कि 20 मीटर टावर के पास आने पर, यानी कि इधर से आप आ रहे हैं कितना? 20 मीटर मान लीजिए ये दूरी आप तय किए, तो कुछ यहां पहुंचे होइएगा। तो यहां से यहां तक का जो उन्नयन कोण है वह अब आपका 60 डिग्री हो जाता है। 60 डिग्री हो गया। तो आपसे पूछा है टावर का ऊंचाई, यानी कि ये हाइट पूछा है ना। तो आप पहले ये बताइए कि अगर ये मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। डी सी आपका 20 है, तो बी डी कुछ मान लीजिए x, ठीक है। अब पहले आप 10 30 लगाइए। 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे में आधार होता है। तो लंब पूरा का पूरा कितना? h, आधार कितना? x + 20 है, x + 20 है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा, तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? √3h - 20 आ जाएगा। अब आप आ जाइए इसमें 10 60 लगाइए। 10 60 लगाने पर 10 60 का मान कितना? 10 60 का मान कितना? √3।
√3 बराबर लंब बटे आधार। अब अभी भी लंब आपका h ही है, आधार क्या है x। x का मान आप पुट कर दीजिए, √3h माइनस 20। तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब कीजिएगा तो यह कितना हो जाएगा, √3 से गुना कीजिएगा तो 3h माइनस 20√3 बराबर h। h इधर आके घट जाएगा तो 2h हो जाएगा। h बराबर उधर जाके 20√3 या 2 से कटेगा तो 10√3। h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10√3। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। तो 2 बार 10 का आप यूज कीजिए। चलिए नेक्स्ट। हो गया। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में क्या होगा। अरे भुजा होगा तो प्लस माइनस आने का तो बात ही नहीं। ठीक है, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2a। ये आपको विकर्ण की लंबाई 4 दिया हुआ है। आप बताइए यहां से a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 बटे में √2। √2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, है ना। तो √2 से ऊपर नीचे गुना कर दिए तो ऊपर में क्या हो गया, 2 नीचे हो जाएगा तो 4√2 बटे में 2। तो 2 से कट गया, कितना आ गया, 2√2, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, √2a। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सी केंद्र वाले एक वृत्त की PQ एवं RS समांतर भुजा इस प्रकार है कि PQ 8 है और RS भी 8 है। एक देखिएगा, एक वृत्त है जिसका 2 समांतर आपका जीवा है। एक समांतर जीवा ये है, एक समांतर जीवा ये है। तो आप बताइए ये PQ है और ये RS है। ठीक है, दोनों आपका 8-8 है। यहां पर कहीं सेंटर रहा होगा, काहे कि बोला है कि यदि जीवा केंद्र के विपरीत तरफ हो, यानी कि ये इसके इस तरफ है तो ये इसके इस तरफ हुआ, यानी कि केंद्र के एक ऊपर है एक नीचे है। एक जीवा से केंद्र की दूरी 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 4 दिया हुआ है। तो आपसे दूसरे जीवा की केंद्र की दूरी पूछा है, दोनों का लंबाई बराबर है। यानी कि जो केंद्र से जितना नजदीक जीवा होता है उतनी ही बड़ी जीवा होती है। इसलिए बोला गया है कि सर्कल का व्यास जो होता है वह सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त का सबसे बड़ा जीवा सर्कल का व्यास होता है। तो ये 4 मीटर के दूरी पर, ये भी 8 ही है ना, तो सेम दूरी पर होगा कि नहीं। यानी कि ये भी 4 है तो ये भी 4 दूरी पर होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज हम लोग इतना ही रुकेंगे, कल इससे आगे देखते हैं।